नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल जी और पूर्व मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता आशु वर्मा जी। आज इनसे जानेंगे कोरोना के बाद क्या जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर इनकी क्या राय है। साथ में सवाल जवाब में मेरा सहयोग करेंगे हमारे कॉलमनिस्ट पंकज शर्मा जी। सर, स्वागत है सभी का स्टूडियो में। मोदी सरकार का 1 वर्ष यानी कुल मिलाकर 6 वर्ष पूरा हो गया। अब इन 6 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि रही और क्या क्या कमियां रही, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर आशु वर्मा जी। सर, ये 6 वर्षों में आप मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही बताएं। मोदी जी ने इस देश में ऐतिहासिक काम किए। जनधन योजना के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति का खाता बैंक में खुला जिसने कभी बैंक की सीढ़ी नहीं चढ़ी थी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ महिलाओं को कुकिंग गैस के सिलेंडर दिए गए, जो मुफ्त दिए गए, जो अपने आप में कीर्तिमान है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी आबादी भी 8 करोड़ नहीं है। मोदी जी ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया और जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में मोदी जी ने बड़ा काम किया है, जिसकी घोषणा तो एक पार्ट की कल ही हुई है कि किसान को फसलों का लाभकारी मूल्य मिले। कल ही उन्होंने 15 फसलों के मूल्य डिक्लेयर कराए हैं। उद्योग धंधे चले, रोजगार आए, इन सभी क्षेत्रों में मोदी जी ने काम किया है। और मोदी जी ने जो एक देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनाई है, वो एक ऐतिहासिक काम मोदी जी का है। और मोदी जी के 6 साल मैं कहूँगा बेमिसाल। 6 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल जी? अगर मोदी जी इतने बड़े काम करे तो जीडीपी क्यों घटी? कोई भी देश दुनिया का आंका जाता जीडीपी कि हमारी जीडीपी वर्ष में कितनी रही। 6 सालों में पूर्व के सालों से जीडीपी बहुत कम रही। जहाँ तक जनधन योजना की बात हमारे सम्मानित पूर्व मेयर साहब ने कही है, अब ये पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर ये मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे तो इन्हें पार्टी में कौन रखेगा? उनकी तो मजबूरी है। लेकिन हमारी बात जनता तक जाए। ये जनधन योजना भी पूर्व में कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह इसका विचार विस्तार किया गया था उस तरह इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। मोदी जी ने निश्चित तौर पर दुनिया में नाम किया, देश का नहीं अपना। उनकी क्या रेटिंग है मेरी व्यक्तिगत, उस रेटिंग पे मोदी ने जोर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। देश की जहाँ तक सवाल है, हमें वो दिन याद है जब अटल जी के साथ, नरसिम्हा राव जी के साथ मनमोहन सिंह जी फाइनेंस वो थे गवर्नर रिजर्व बैंक, तब देश गिरवी रखा गया था, तो उन्होंने निकाला उन संकटों से। अटल जी ने संकटों से निकाला मुल्क को। मोदी जी को धरोहर मिली है। अगर इतनी बड़ी काम मोदी जी ने करे, कांग्रेस के कार्यकाल में $139 प्रति बैरल आता था क्रूड ऑयल, और मोदी के कार्यकाल में वो $25 तक भी रहा, $30 तक भी रहा, और मैक्सिमम $80 तक रहा। गोयल साहब, एक सवाल है कि जनता जो है उन्हें चुनती है जो काम किया। अगर मोदी जी ने काम किया है तभी तो फिर दूसरी बार उनको जनता ने चुनी है। नहीं 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 नहीं, आपको गलत। ये पुलवामा ने जिता दिया। इन पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई इनका एजेंडा नहीं है। ये तो पुलवामा ने जिता दिया। पुलवामा में अगर ये ना कराते कांड तो वो दीदी कहाँ जीतते? पुलवामा कैसे गया? पुलवामा जो भी कुछ हुआ, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाता, सम्मान होता है सेनाओं का इनका, लेकिन ये ड्यू टू पुलवामा मोदी ने रिपीट किया। कोई कागज पर रिपीट नहीं किया। मुझे पूर्व मेयर साहब, ये कांग्रेस का आरोप है कि आप हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करते हैं, सत्ता हासिल करते हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कांग्रेस और उसकी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी। सांसद जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, गाजियाबाद के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आप देखिए, अगर हमारे फौजियों को आतंकवादी
निशाना बना देंगे, उन्हें शहीद कर देंगे, तो क्या देश को बालाकोट नहीं करना चाहिए था? क्या उनका बदला नहीं लेना चाहिए था? मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो एक सच्चे भारत माँ के सपूत को करना चाहिए था, जो एक प्रधानमंत्री का फर्ज था। और मोदी जी एक दृढ़ निश्चय वाले आदमी हैं। जैसे ही पुलवामा का अटैक उन्होंने किया, आतंकवादियों ने किया, हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, तभी मोदी जी ने कह दिया था कि जिसने भी ये किया है उसे इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, और कि मोदी जी नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर देश का होता, जिसकी भी सत्ता होती, वो इस काम को करता। कंप्लीट कर लीजिए। क्या मैं अपनी बात पूरी कर, मैं अपनी बात पूरी कर। करो। देखिए, मोदी जी ने जो एक साहस का परिचय दिया, उनके घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, इससे ये बात निश्चित है कि जो हमारे देशवासी हैं उनके मन में ये विश्वास जागा कि तुमने देश एक सुरक्षित हाथों में दे रखा है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आपने देश दे रखा है कि जो देश की आन बान स्वाभिमान की रक्षा करने में सक्षम है। ये निश्चित बात है कि मोदी जी के इस पराक्रम से देश की जनता में उनके प्रति और लगाव पैदा हुआ और स्नेह पैदा हुआ। आइए बात करते हैं अब कोरोना संक्रमण काल से। आज नहीं, अभी इस बात को तो एक सेकंड नहीं, एक जो इन्होंने कहा है, एक प्रश्न मैं लेके चलता हूँ। हमारे बीच हमारे सौम्य, संवेदनशील और बहुत व्यवहारिक पूर्व मेयर अशोक वर्मा जी बैठे हैं। उन्होंने बताया डायरेक्ट खातों में पैसा गया। मान लिया हम अभी देश के विषय पे बात ना करके, इंटरनेशनल लेवल पे बात ना करके, सिर्फ अपने शहर के विषय में बात करेंगे। हमारे शहर के कई पार्षद ने बताया कि 1000 रुपये के लिए उनसे लिस्ट मांगी, 1000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए उनसे लिस्ट मांगी गई। 96 आदमियों की लिस्ट राजकुमार नागर जी ने दी, उनको एक रुपया किसी खाते में नहीं आया, आज तक वो व्यर्थ थे। इसी प्रकार अन्य पार्षद जो राकेश कुमार से, हिमांशु लग्बी, जो समय समय पर अपनी बातें उठाते रहते हैं, समस्या उठाते रहते हैं, उन्होंने एक लिस्ट दी करीब 400 आदमियों की, उसमें से मुश्किल से 20-25 आदमियों के खाते में वो 1000 रुपये आए। इसी प्रकार हिमांशु मित्तल एक पार्षद है, उन्होंने जितना अपनी सैनिटाइज कराया है, जिन मशीनों से कराया है, वो सिर्फ अपने पैसों से कराया, अपनी सैनिटाइजर मशीनें खरीद कर कराया, पैकेट की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। क्या 450 पैकेट में से 30 पैकेट दिए गए? ये बात आपकी कहाँ तक सही है? जो चीज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसके बारे में, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोरोना काल एक ऐसा काल आया कि जिसमें गाजियाबाद शहर ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक विपत्ति आई। और इसमें हमारा जिला प्रशासन हो या हमारे शहर की अन्य बॉडियाँ हों, उन्होंने इसके लिए काम किया जी। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता कि 100% काम हो गया होगा, परंतु दिन रात लगकर प्रशासन ने, क्योंकि योगी जी का लखनऊ से बैठे हुए डंडा सख्त था। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये गाजियाबाद का मैं आपको दुर्भाग्य कह रहा हूं जी। केजरीवाल ने प्रवासियों की बस भरी, गाजियाबाद बॉर्डर छोड़ दी। पंजाब का प्रवासी हरियाणा होते हुए आया, वो गाजियाबाद आ गया। तो गाजियाबाद पर तो इतना भारी लोड रहा है, गाजियाबाद पर तो जो हमारे यहाँ के खुद के प्रवासी थे, अगर हमें अपने जिले के ट्रीट करने पड़ते तो मुझे लगता है कि हम कहीं और ज्यादा अच्छी व्यवस्था कर लेते। पर इस पर जो अन्य प्रदेशों का बोझ आया है, मैं अन्य शहरों का या अन्य कुछ जिले का बोझ नहीं कह रहा, इस पर तो अन्य प्रदेशों का बोझ आया है। और गाजियाबाद में निश्चित रूप से, और मैं प्रशासन को ही नहीं कहता, मैं कहता हूं स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी ने सब्जेक्ट को अलग ले जा रहे हैं। मैंने उन 1000 आदमियों के लिए बात करी है जो आप ही के क्षेत्र के हैं, जिनको लिस्ट दे दी 1000 रुपए वाली, 1000 रुपए जाएंगे। मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसमें कहाँ का रोल है, बस इतना बता दीजिएगा। मुझे इस बारे में थोड़ा सा मैं बात करके आपको बताऊंगा, पर हाँ, ये जानकारी मेरे पास आई थी कि जो प्रवासी मजदूरों की ट्रेनें जी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर से मंगाई हैं, उन प्रवासी मजदूरों को जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया
उनको 15 दिन की खाद्य सामग्री दी गई और उनके खाता नंबर लेकर उनके खातों में 1,000 रुपए डलवाए गए। जिनके खाते खुले हुए थे वो तो ठीक था, जिनके खाते खुले हुए नहीं थे सरकार ने उनके खाते, जिसकी प्रक्रिया अब भी चल रही है, नहीं वो जांच होने जब 1000 की लिस्ट एक पार्षद ने 1000 आदमी की लिस्ट 400 की 100 की 500 की लिस्ट सौंपी है 1000 रुपए के लिए, उसकी 3-3 4-4 बार जांच हुई है, 450 पैकेट की लिस्ट मांगी गई है, 30-30 पैकेट दिए गए हैं। आपको ये मालूम? अच्छा, आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहता हूँ, जिला आपदा योजना के तहत हमारी सरकार हमारे जिले में कितने पैसे आए? मुझे ये लगा था कि शायद 200 कुछ करोड़ रुपए पूरी कमिश्नरी के लिए आए थे। नहीं, गाजियाबाद के लिए आप बताइए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अगर कोई फंड आया है तो उसकी मुझे एग्जैक्ट रकम की जानकारी नहीं, आप अगली चीज पे चलते हैं। उसमें वर्मा जी, एक हमने पूरा 2 महीने में देखा कि एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय नहीं था और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय नहीं था, जिस कारण से जो जरूरतमंदों को मदद होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि एक पार्षद ने 200 लोगों की लिस्ट भेजी तो उसे 40 पैकेट देके कह रहा भाई 40 से आप काम निपटा लो। अब वो बेचारा 40 पैकेट से किसको किसको बांटे, इस पर क्या कहेंगे? जो प्रारंभ में इस व्यवस्था को सुचारू बनाने में जरूर कुछ ऐसी समस्याएं आई थी, पर थोड़े टाइम बाद ये सब ठीक हो गया था। प्रारंभ में निश्चित रूप से कुछ समस्याएं आई थी, क्योंकि सबको मिलकर ये एक ऐसा नहीं था कि कोई प्री प्लान्ड काम था, ये तो एकदम जो आपदा आकर पड़ी तो शुरू में इसे चैनलाइज करने में कोई समस्या जरूर आई, परंतु बाद में ये काम ठीक। यहाँ तक सहमत। अब मेरा एक क्वेश्चन हमारे आदरणीय पूर्व सांसद रहे श्री सुरेंद्र गोयल जी से, जिस प्रकार केंद्र की हिदायतों का पालन श्री सुरेंद्र गोयल जी ने किया है, मैंने अब कोरोना संकट में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने हिदायत दी, डॉक्टर्स ने हिदायत दी 65 वर्ष के आदमी घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। हमारे गोयल साहब 74 कंप्लीट हो गए, 75वें वर्ष में चल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले। बहुत निवेदन के बाद आज यहाँ आए, घर से बाहर नहीं निकले। आपको साहब कोरोना संकट में ये आपने जो सख्ती से पालन किया, ये अपनी मर्जी से किया, अपने स्वास्थ्य के कारण किया या कितनी परिस्थितियों के कारण किया? मैं पंकज शर्मा जी, पहले तो बीच अधूरी रह गई थी। नहीं, आप हेजिट हो गए, अभी वो उसमें भी आएंगे, आप उसमें भी पक्का आएंगे। आप ये इस प्रश्न का जवाब दें। मैं पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, घर के अंदर कोरोना बाहर, करोड़ों अरबों रुपए एडवर्टाइजमेंट खर्च हो रहा है। हमारा ही देश नहीं तो पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, तो इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए कि जो भी राज सत्ता के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं या और अन्य कंट्री के लोग हैं, कहीं ना कहीं तो बात में दम है। जब सब कह रहे एक बात को, हमें सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। हम यहाँ भी नहीं कर रहे बैठे, नहीं बिल्कुल ठीक है, उसका भी कारण था। लेकिन मैंने जो भी मदद हुई मेरे से, 15 दिन की खाद्य सामग्री मैंने ना अखबार में दिया कहीं, ना कहीं ऐड दिया। आज भी अभी घर पे चल कर देख रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं 10-15-20 पैर अभी भी रखे हुए। मैं वहीं से अपने लोगों को बुलाता था, छत ऊपर बैठता था बरामदे में, नीचे आए, मैं भैया इन्हें 15 बैग दे देना, 10 बैग दे देना, 5 बैग, जो अपने बस की था। बाद में हमें बहुत कुछ दिया जी। हमारा फर्ज बनता है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, हम यथासंभव उनकी मदद करें। नहीं, परंतु एक प्रश्न है मेरा, और प्रश्न ये है कि आपकी राजनीतिक विरासत के नैसर्गिक उत्तराधिकारी श्री सुशांत गोयल जो युवा हैं, जोशीले हैं, वो भी सड़क पे नजर नहीं आए? नहीं, वो ही तो कर रहा था काम। नहीं, वो भी सड़क पे नजर नहीं आए। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने मयंक गोयल जो बीजेपी के आपके देता है सड़क पे देखा, माननीय आशीष अरोड़ा जी आपको भी सड़क पे देखा। पर मैं ये प्रश्न, ये आरोप नहीं है, ये मेरा अपना कहना है कि आप नजर नहीं आए। मेरे ख्याल से इस बात से आप सहमत हो या ना हो, परंतु वास्तविकता यही है। नहीं, नजर आ गए। मैं सड़कों पे घूमता रहता खामा, ये जो हिंद चौराया है, इसके आगे राइट हैंड पे पप्पू गुजरी जी के सामने पूर्व विधायक था, जो कोठी है, उस कोठी पे हम आते थे, वहाँ हमारे पैकेट बन रहे थे, वहीं सारी सामग्री इकट्ठी कर रखी थी और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था। क्योंकि कोरोना में जब सख्त हिदायत थी कि सड़कों में मत घूमो,
अब मैं जान लगूँ लो जी मैं आ गया। सुशांत तो था, वो तो मैंने देखा एक दो बार। नहीं, जितना सक्रिय सोशल मीडिया पर मैंने देखा, सोशल मीडिया पर देखा आपने, वास्तविकता की बात अलग नहीं है। मुझे कहीं मिला नहीं रास्ते में। दूसरी चीज, अब आगे चलते हैं। गोयल साहब, आप यानी कांग्रेस पर आरोप लगता है कि जो इस संकट काल में आपने सरकार का सहयोग करने के बजाय राजनीति करके और माहौल को बिगाड़ दिया। बात करूंगा बसों से श्रमिकों को पहुंचाने के। अगर आपने 1000 बसों की सूची दी है तो सही सूची क्यों नहीं दी? ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन जो सूची दी थी 779 बसेस की, उन्हें भेज देते, उन्हें कौन मना करा था? अब बाकी मांग लेते। मान लो मैंने कोई सूची आपको दी है, 1000 मैंने ऑफर कर दिया, ये कौन सी बसें थी? ये राजस्थान परिवहन निगम की बसें थी। उठाई थी तो सही, उन्होंने वेरीफाई तो किया। आप जो बसें भेजी हैं, जिस बस का कहूँ मैं आपको बता दूंगा कि अनफिट बता दूंगा बस में। अगर एक बैरियर भी खराब है तो अनफिट, बल्ब टूटा हुआ तो अनफिट, अगर उसकी गद्दी टूटी हुई है तो अनफिट। तो ये अनफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है, जब बच्चे कोटा में फंसे थे तो आपने बसें क्यों नहीं भेजी? ये मैं उसमें कुछ नहीं हूँ, जो ऊपर हाईकमांड ने भेजी, मैं उनका डिफेंड भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ वास्तविकता क्या थी। उन्होंने ऑफर दी, कोई भी ऑफर दे। अब गाजियाबाद की बात जो आशु जी ने कही है बहुत अच्छा लगा। यहाँ सरकार से ज्यादा सामाजिक और धार्मिक उन लोगों ने सेवा करी है, विपक्ष ने भी नहीं करी, सत्ता ने भी नहीं करी। सामाजिक धार्मिक डिफेंस, सिविल डिफेंस ने करी, वही सामाजिक है, सिविल डिफेंस, जो इन लोगों ने मदद करी, इनके माध्यम से मदद हुई, हमने मदद करी। ये नहीं कि मैंने सारा पैसा लगाया, हमारे जो यार दोस्त थे उन्होंने हमें मदद करी, उस मदद को हमने आगे पहुंचाया, उसमें बेईमानी नहीं करी। तो मेरा कहना ये है कि सरकार, अगर हम ये सोच रहे हैं, आज हम विपक्ष में हैं, हम 100% कहने लगे कि सारा काम गलत हुआ, मैं बधाई देता हूँ गाजियाबाद प्रशासन को, मुझे कोई दर्द नहीं है, न कोई दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लो, आप रोज मैं अखबार पढ़ता हूँ कितने कोरोना केसेस गाजियाबाद में आए, कुल 4 डेथ हुई है, 4 भी 2 कैंसर से हैं। आप आज का अखबार देख लो, आज में देखिए कितनी रिकवरी हो रही है। प्रशासन की एक सीमित है, हम भी प्रशासन, हम भी सत्ता में रहे हैं, हर काम प्रशासन कर सकता है, हर काम सरकारें नहीं करती है, सरकार की गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइन को कौन फॉलो करता? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वयंसेवी संस्थान, उनके माध्यम से उनका पालन किया जाता है। हर जगह SSPDM थोड़ी खड़ा हो जाए। वर्मा जी से पूछते हैं, वर्मा जी आप दावा करते हैं कि आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा काडर है, काडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन इस संकट काल में ये काडर गए कहाँ? ये क्यों नहीं दिखाई दे? सिर्फ RSS और सेवा भारती से, बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो मंडल स्तर पे है, उसमें तो हमने नहीं देखा। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने सेवा भारती का नाम लिया, क्योंकि सेवा भारती ने जितनी सेवा की है वो काबिल तारीफ है। सेवा भारती के हमारे संघ के स्वयंसेवक उसमें लगे रहे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी रसोई चलाई थी। जैसे एक साहिबाबाद में स्कूल है, कॉलेज, वो मैनेजमेंट का कॉलेज है, मेन GT रोड पर, IMS क्या नाम है उसका, उसमें उसमें वहाँ पर रसोई चल रही थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लगे हुए थे। हमारे कार्यकर्ता परिषद के थे, अब हम सब लोग मिलकर काम कर लेते हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर, स्थान स्थान पर भाजपा के बैनर तले नहीं, राजनीतिक उसमें नहीं, जैसे विजयनगर रामलीला कमेटी ने काम किया, वहां भी हमारे लोग हैं। ऐसे अन्य जगह पर हमारे लोगों ने इसमें बहुत काम किया है। और भाजपा और संघ के लोग, क्योंकि हम सब संघ पृष्ठभूमि के हैं, वो कभी समाज सेवा के काम में तो पीछे रहते हैं। अब एक बात अभी आपने बस वाली उठाई थी, मुझे उस पर 2 मिनट का समय दे दिया। जी, निश्चित बात है कि बसें आई, कुछ बसें ठीक नहीं थी, वो बसें नहीं चली। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मैं गोयल साहब से नहीं कह रहा, मैं एक सामान्य मेरा प्रश्न है जी। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पैदल पलायन किया गया, मजदूरों ने किया, वहाँ की सरकार ने वो बसें क्यों नहीं लगाई?
महाराष्ट्र से चलकर वो मजदूर राजस्थान है, राजस्थान क्रॉस कर वो मजदूर पैदल बड़ी संख्या में यूपी के बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर, आगरा बॉर्डर ऐसे आ रहे थे। मेरा एक सवाल है, जब राजस्थान की बसें थी तो वहां जो पैदल चल रहा था श्रमिक, क्या वो श्रमिक नहीं था? उसकी सेवा में वो बस क्यों नहीं लगी? ये टोटल राजनीति करने के लिए बस आई थी, सेवा करने। कहीं आपका ये तो नहीं कहना कि 2022 नजरों में थी? राजनीतिक पार्टियां जब राजनीति करती हैं तो सभी टारगेट लेके चलती हैं। मेरा एक कहना है भट्टाचार्य जी, एक शेर है गरीब मजदूरों की तरफ से सरकार के लिए, मैं हूं कि तपते तूफान में तिनके की तरह, मैं हूं कि तपते तूफान में तिनके की तरह, मेरी हालत तो समझ मुझसे खफा होते हुए। आपसे गलती तो हो गई, चूक तो हो गई, आप ना माने ये अलग बात है। इस बात को ये नहीं कह सकते ये गलती मेरी नहीं, वहां से वो चले थे, वहां से वो चले थे, संवेदनशीलता में कहीं ना कहीं सरकार चूक गई, आप ये ना कहें। नहीं, मेरा अगला सवाल ये है, अगर 1000 में से 750 बसें सही थी तो उन बसों को इजाजत देने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि हमें तो हमारे श्रमिक भाइयों को पहुंचाना था। गाजियाबाद जहां वो बस आई थी, यहाँ पर पर्याप्त संख्या में हमारे पास में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें थी। 2000 बसें हमारी यहाँ गाजियाबाद में थी, जिनको हमने लगा के मजदूरों पर कंटिन्यूस भेजा है। और एक बात का प्रश्न मैं और चाहूंगा आपसे, आप और गोयल साहब आप भी, दोनों से मेरा प्रश्न है कि कोटा के स्टूडेंट और लेबर की तुलना क्यों करी जाती है? आप गोयल साहब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपको मालूम है कोटा में जो स्टूडेंट पढ़ता है उसकी वार्षिक फीस कितनी है? मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है वर्मा साहब? हजारों में लाख। हाँ, ये जो है ये फीस की तुलना है। नहीं, ये फीस बात तुलना उसके लिए, ये पीड़ित की तुलना है। मेरी बात नहीं, ये जो एक बच्चा पढ़ रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता की तुलना है। उसके प्रति संवेदनशीलता की तुलना नहीं है, वो उस बच्चे के पेरेंट्स अच्छे खासे कनेक्टेड हैं, उस कनेक्शन का फायदा लेते हुए वो आ गए। मेरा मतलब ये है, लेबर क्योंकि गरीब है उसका कोई अपना नहीं है, उसको कोई नहीं पूछा गया, कोई नहीं सोचा गया। एक तर्क है जी, हम विदेशों से जहाजों से लोगों को ला रहे हैं, हाँ। अच्छी बात है, हमारे देश के नागरिक है, और हमारे मजदूर को रेल भी नहीं मिल रही, बस भी नहीं मिल रही, खाना भी नहीं मिल रहा। नहीं क्या, मैं तो मीडिया में देखता हूँ, अखबारों में जो पढ़ता हूँ, टीवी पे जो देखता हूँ, एक की लाश देखी टीवी पे, मैंने अखबार में देखी, महिला की डेथ हो गई, बच्चा उसकी। तो ये क्या नाम, मेरा ये है कि अगर विदेशों से सेवा दे सकते हैं तो हमें चूक तो हुई है, लेकिन ये विरोध, विपक्ष जो है हमेशा विरोध की बात करेगा, उसकी मजबूरी भी है। और विपक्ष हो, बात अटल जी की कहती बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात देश पे संकट की है, जिसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, एकजुट खड़े होना चाहिए था। राज्य दिल्ली की सरकार को दोष देते हैं, राजस्थान वाले मध्य प्रदेश को दोष देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए था कोरोना संकट में। हाँ या ना? अटल जी को कोट करता हूँ, अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, पहला भाषण दिया था, मैं पूर्व की तमाम जो तरक्की हुई है देश की उसे नहीं बुला सकता, अगर मैं उन्हें बुलाता हूँ तो उन लोगों की अनदेखी करता हूँ, लेकिन हमें आगे का रास्ता तय करना है। 2 साल ऊपर नहीं करना। एक सवाल मेरा जरा सा अभी जी, मोदी जी ने भी जब अपनी पहली बार शपथ ली थी, उससे पहले जो उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी बैठक ली थी, उन्होंने कहा था कि मुझसे पहले जितने देश के प्रधानमंत्री हुए उन सब ने अपना पूर्ण योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में दिया है, और उसी के कारण देश आज यहाँ तक पहुँचा है। तो ये तो सभी लोग, क्योंकि देश कोई एक दिन में नहीं बन गया, ये कोई देश चाबी भर के नहीं बन गया, ये तो देश चला आ रहा है। हम 47 में आज़ाद हुए, धीरे धीरे काम हुए, किसी के 2 कदम आगे बढ़ गए, किसी का 1 कदम आगे बढ़ा, कदम सबने आगे रखे, ये निश्चित बात है। दूसरी, एक मजदूर के भी पाँव में अगर छाले पड़े हैं तो वो पूरे समाज के लिए, सभी सरकारों के लिए एक लज्जा की बात है। कहीं ना कहीं अगर चूक नहीं होती तो इतना मजदूर सड़कों पर नहीं होता। देखिए, ये है आपकी सहजता, सरलता, आपने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। अच्छा, एक बात और हुई, पहले शुरू में दिल्ली से मजदूर आना शुरू हुआ
और कुछ 15-20-25 दिन के लिए फिर कोई मजदूर नहीं चला, वो रुक गए मजदूर। मुझे लगता है जैसा सुनने में भी आ रहा है, कहीं ना कोई षड्यंत्र भी हुआ है। मजदूरों के बीच में, प्रवासियों के बीच में एक बात को फैला दिया गया कि इस कोरोना से तो कोई नहीं बचेगा। हमारे घर के सामने से ही जो एक्सटेंशन से लोग आते हैं, बड़ी लाइन में लोग आए, मैंने कई बार पानी की बोतलें लेके, पैकेट लेके वहाँ गाड़ी खड़ी करके सबको पानी की बोतल दी, भाई गर्मी हो रही है पानी पियो। मैंने कुछ से बात भी की, मैंने कहा क्यों जा रहे हो पैदल, इंतजाम कुछ दिनों में हो जाएगा, ये आप तो काम खुलने वाले हो जाएंगे 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, क्यों भाग रहे हो। लगभग हर का एक स्वर था कि मरना है तो अपने घर जाकर ही मरेंगे। जी हाँ पंकज जी, अब हमारा समय मेरा एक कहना है, खत्म हो रहा है। खत्म नहीं, एक आप वालों की सुनोगे, सत्ता वालों की बात करो। जी 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 अगर मोदी जी से कहाँ गलती हुई है, मैं गलती कहता हूँ बहुत बड़ी भयंकर। जिस तरह नोटबंदी करी थी एक रात में, रात के 12 बजे नोटबंदी की घोषणा कर दी, मोदी जी ने यही काम करा लॉकडाउन में। नोटबंदी लाइन में लोग मरे, रात तक नहीं मरे। अगर मोदी जी तमाम स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को, चीफ सेक्रेटरीज को, डायरेक्टर जनरल पुलिस को एक मीटिंग कर अपनी मंशा जाहिर कर दे कि देश की ये स्थिति है और विदेशों में ये स्थिति है, मेरा इच्छा ये है कि इसका लॉकडाउन किया जाए, और लॉकडाउन के लिए समय निश्चित कर देते, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, इस बीच में उनकी व्यवस्था कर देते। निश्चित तौर पर जो आज हफड़ा दफड़ी बची है, ये बिल्कुल नहीं होती। ये वन मैन शो हुआ, अब वन मैन शो की वजह से ये सब हुआ है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, यहाँ पर थे रफी अहमद किदवई, रसद मंत्री, थोड़ा सा नहीं सही, अकाल पड़ा बंगाल में, भाव बढ़ गया। ये देश की समस्या है, भट्टाचार्य कंक्लूड करते हैं। देश की समस्या है साहब, हमने दोषारोपण नहीं करना, समाज को जागृत करना है। देखिए मेरा नहीं देश गली, देखिए मेरा क्या क्या कहना कहना, हमारा उन्होंने खाली जाने को किया तो हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। भट्टाचार्य जी मुझे केवल 10 सेकंड दे दें। जी 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 निश्चित रूप से जब ये लॉकडाउन किया गया होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश में बात की गई होगी। ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं होता है। अगर मोदी जी समय रहते लॉकडाउन नहीं करते तो 130 करोड़ की आबादी में केवल 2 लाख आज तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अरे अभी तक ये आंकड़ा इतना अब तक बढ़ गया होता कि हम अमेरिका के पास। तो आपने देखा कि गाजियाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल और पूर्व मेयर आशु वर्मा जी की राय क्या है। आखिरकार आशु वर्मा जी ने एक बात तो स्वीकार की है कि श्रमिकों को भेजने में सरकार की ओर से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज के लिए।